आज हम व्लादिमीर पुतिन के उस सफर को समझने वाले हैं जो एक गुमनाम इंटेलिजेंस ऑफिसर से शुरू हुआ और दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक बनने तक जा पहुंचा। तो सवाल यही उठता है कि एक अनजान एजेंट आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक बन कैसे गया। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे मौका, रणनीति और एक खास किस्म का व्यक्तित्व मिलकर इतिहास का रुख मोड़ सकते हैं। अच्छा, तो इस कहानी की शुरुआत होती है परछाइयों में काम करने वाले एक जासूस से। पुतिन का जो व्यक्तित्व है और दुनिया को देखने का उनका जो नजरिया है, उसकी नींव उनकी शुरुआती सालों में केजीबी एजेंट के तौर पर ही पड़ गई थी। केजीबी यानी सोवियत संघ की मुख्य सुरक्षा एजेंसी, अपने समय की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती थी ये। और एक नौजवान पुतिन इसी दुनिया की तरफ खिंचे चले आए। एक ऐसी दुनिया जहां अनुशासन, गोपनीयता और देश सेवा ही सब कुछ था। केजीबी में उनके साथ काम करने वाले लोग उन्हें कुछ इस तरह से बताते थे कि वो इंटेलिजेंट थे, बहुत ज्यादा सतर्क और कभी भी भावुक नहीं होते थे। ये शब्द मानो उनके काम करने के तरीके की पहचान बन गए। हर कदम सोच समझकर उठाने वाला, एकदम कंट्रोल्ड और अपनी भावनाओं को कभी भी खुद पर हावी न होने देने वाला। फिर साल आया 1989। पुतिन उस वक्त पूर्वी जर्मनी में तैनात थे जब बर्लिन की दीवार गिरी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक अजय, मतलब एक इतना मजबूत लगने वाला सिस्टम रातों रात ढह गया। इस एक घटना ने उनकी सोच पर बहुत गहरी छाप छोड़ी कि ताकत कितनी नाजुक हो सकती है अगर उसे मजबूती से थाम कर ना रखा जाए। तो जासूसी की दुनिया से निकलकर अब हम आते हैं उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत पर। सोवियत संघ के बिखरने के बाद पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग में राजनीति के मैदान में उतरे। 1990 के दशक में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर अनातोली सोबचाक के पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पर काम करना शुरू किया। कह सकते हैं कि राजनीति की दुनिया में ये उनका पहला बड़ा और अहम कदम था। इस दौरान उनकी वो केजीबी वाली मानसिकता साफ नजर आई। वो बुद्धिमान थे, काम को लेकर बेहद सीरियस थे, लेकिन सबसे खास बात थी उनकी वफादारी। देखिए, जब उनके मेंटर सोबचाक राजनीतिक तौर पर फेल हो गए, तब भी पुतिन उनके साथ खड़े रहे। और यह सिर्फ कोई इमोशनल फैसला नहीं था, बल्कि एक जासूस की तरह सोचा समझा कदम था। भरोसे और एहसान का एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो आगे चलकर उनकी ताकत का बेस बनने वाला था। अब कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। ये वो दौर है जहां 1999 में कुछ ही महीनों के अंदर अराजकता, युद्ध और मौके ने मिलकर पुतिन को सीधे राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचा दिया। सितंबर 1999 में रूस में अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में हुए बम धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इन हमलों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई और देश में डर और असुरक्षा का एक गहरा माहौल बन गया। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि उनका देश बिखर रहा है। और इस मुश्किल वक्त में राष्ट्रपति येल्सिन की सरकार कमजोर और बेअसर नजर आ रही थी। और इसी खालीपन को भरने के लिए पुतिन सामने आए। उन्होंने एक मजबूत लीडर की छवि बनाई, चेचेनिया में निर्णायक मिलिट्री एक्शन शुरू किया और देश को ये मैसेज दिया कि वो व्यवस्था कायम कर सकते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सत्ता तक पहुंचने की उनकी रफ्तार अविश्वसनीय थी। अगस्त 1999 में वो प्रधानमंत्री बनाए गए। बस कुछ ही हफ्तों बाद सितंबर में उन्होंने चेचनिया में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। दिसंबर 1999 आते आते येल्सिन ने अचानक इस्तीफा दे दिया और पुतिन बन गए एक्टिंग प्रेसिडेंट। और फिर मई 2000 में उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली। जरा सोचिए, 1 साल से भी कम समय में एक गुमनाम सा चेहरा रूस का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गया। सत्ता में आने के बाद पुतिन ने रूस में एक नई व्यवस्था बनाई। उनके शासन के 2 पहलू थे। एक तरफ देश को स्थिरता देना, तो वहीं दूसरी तरफ आज़ादी को कम करना। इस स्लाइड में उनके शासन के ये 2 चेहरे बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक तरफ उन्होंने देश की टूटती अर्थव्यवस्था को संभाला, सेना को फिर से मजबूत बनाया, जिससे रूस के लोगों में राष्ट्रीय गौरव की भावना वापस आई। लेकिन दूसरी तरफ इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने लोकतंत्र को कमजोर किया, आज़ाद मीडिया का गला घोटा और अपने राजनीतिक विरोधियों को रास्ते से हटा दिया। तो सवाल है कि उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत की कैसे? इसके लिए उन्होंने एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी अपनाई। पहला कदम, मीडिया पर पूरा कंट्रोल। दूसरा, वफादार ओलिगार्क्स, यानी देश के सबसे अमीर और प्रभावशाली बिजनेसमैन का एक छोटा ग्रुप। उन्हें और ज्यादा दौलत और ताकत देकर अपने साथ मिला लिया। और आखिर में संविधान में ही ऐसे बदलाव किए जिससे वो लंबे समय तक सत्ता में बने रह सकें।
अब बात करते हैं वर्ल्ड स्टेज पर उनके कदमों के, जिन्हें अक्सर रूस के खोए हुए वैश्विक असर को फिर से हासिल करने की एक कोशिश के तौर पर देखा जाता है। 2008 में रूस ने जॉर्जिया पर हमला किया। इसका मैसेज पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल साफ था। रूस का अपना एक प्रभाव क्षेत्र है और उसकी इज्जत की जानी चाहिए। ये अपने एक आज़ाद पड़ोसी के खिलाफ पहली बड़ी और आक्रामक सैन्य कार्रवाई थी। फिर आया 2014, जब यूक्रेन में एक पश्चिमी समर्थक सरकार आई तो रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। ये अपने क्षेत्र और प्रभाव को वापस पाने की उनकी कोशिशों में एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम था। और फिर 2022 में यूक्रेन पर एक फुल स्केल हमला शुरू हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा युद्ध, जिसका असर आज भी पूरी दुनिया महसूस कर रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर यूक्रेन इतना जरूरी क्यों है? पुतिन की सोच के हिसाब से यूक्रेन पर प्रभाव के बिना रूस एक ग्लोबल पावर हो ही नहीं सकता। ये मुद्दा रूस के भविष्य के लिए ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक हर लिहाज से बहुत जरूरी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक हैं या फिर एक वैश्विक खतरा? उनकी इस जटिल विरासत को इन्हीं दो नजरियों से देखा जाता है और इसका असली जवाब शायद आने वाला वक्त ही तय करेगा।